नीदरलैंड्स, जहां पवनचक्कियां और नहरें हैं, देखने में लगता है कि यह कोई ग्लोबल पावर नहीं बन सकता, लेकिन यह छोटा सा देश समुद्र पर अपनी पकड़ से बड़ा बना। एक्सप्लोरेशन की चाहत और ट्रेड की प्यास से प्रेरित होकर डच लोग अपने शोर्स से दूर निकल गए और उन्होंने एक विशाल समुद्री साम्राज्य बनाया जो पूरी दुनिया में फैला था। उनकी कहानी रेजिलियंस, इनोवेशन और एम्बिशन की कहानी है, जो इंसानों की इंजेन्युइटी और अननोन की इंड्यूरिंग अल्यूर का प्रमाण है। प्रोविंसेस के एक छोटे से ग्रुप से शुरुआत करके डच लोगों ने पानी के साथ एक यूनिक रिश्ता बनाया। वे स्किल्ड शिप बिल्डर्स, नेविगेटर्स और मर्चेंट्स बन गए और अपनी जियोग्राफिकल लिमिटेशंस को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदल दिया। मैरीटाइम टेक्नोलॉजी में उनकी एक्सपर्टीज और नए मार्केट्स की उनकी रिलेंटलेस खोज ने उन्हें ग्लोबल ट्रेड में सबसे आगे कर दिया, जिससे हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। मैरीटाइम डोमिनेंस की तरफ डच लोगों का सफर आसान नहीं था। नीदरलैंड्स, जो उस समय स्पेनिश हैब्सबर्ग एम्पायर का हिस्सा था, इंडिपेंडेंस के लिए एक लंबे संघर्ष में फंस गया। 80 ईयर डच रिवोल्ट, जो रिलीजियस और पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से शुरू हुआ, ने डच लोगों की हिम्मत की परीक्षा ली। इसने यूनिटी और सेल्फ रिलायंस की भावना को भी बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें ओवरसीज कामों में मदद मिली। कॉन्फ्लिक्ट के इस दौर का डच ट्रेड पर गहरा असर पड़ा। स्पेन द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स तक पहुंच से वंचित डच लोगों को ईस्ट के लिए ऑल्टरनेटिव रास्ते खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस नेसेसिटी ने इन्वेंशन को जन्म दिया, जिससे शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में एडवांसमेंट्स हुए, जिसने मैरीटाइम पावर के रूप में उनके उदय को बढ़ावा दिया। डच फ्लॉइट एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए डिजाइन्ड एक कार्गो शिप उनकी बढ़ती कमर्शियल प्रोग्रेस का प्रतीक बन गया। अपनी नई मिली इंडिपेंडेंस से उत्साहित और लुक्रेटिव स्पाइस ट्रेड के प्रॉमिस से प्रेरित होकर डच मर्चेंट्स ने आगे पूर्व की ओर जाना शुरू कर दिया। उनकी शुरुआती वॉयजेस खतरे और अनिश्चितता से भरी थी। अनफेमिलियर समुद्र, ट्रेचरस करंट्स और पायरेसी के कांस्टेंट थ्रेट ने उनके एंड्योरेंस की सीमाओं का परीक्षण किया। फिर भी ओरिएंट से रिचेस का लालच इरेजिस्टिबल साबित हुआ। ऐसे ही एक पायोनियर थे कॉर्नेलिस डे हाउटमैन, जिनका एक्सपेडिशन 1595 में सक्सेसफुली फेबल्ड स्पाइस आइलैंड्स, जो आज का इंडोनेशिया है, पहुंचा। हाउटमैन का जर्नी हालांकि हार्डशिप से भरा था, डच लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसने ईस्ट इंडीज का दरवाजा खोला, जो स्पाइसेस और अदर वैल्यूएबल कमोडिटीज का खजाना था। इन अर्ली एक्सपेडिशंस की सक्सेस के कारण 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी या वीओसी का फॉर्मेशन हुआ। यह इनोवेटिव ट्रेडिंग कंपनी, जिसे एशिया में डच ट्रेड पर मोनोपोली दिया गया था, डच एम्पायर के पीछे ड्राइविंग फोर्स बन जाएगी। वीओसी के पास अभूतपूर्व पावर और इन्फ्लुएंस थी, जो प्रॉफिट की तलाश में युद्ध छेड़ने, ट्रीटीज पर निगोशिएट करने और कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने में सक्षम थी। वीओसी की स्ट्रैटेजी पूरे एशिया में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर ट्रेडिंग पोस्ट्स और फोर्टिफिकेशंस का नेटवर्क स्थापित करने के इर्द गिर्द घूमती थी। ये आउटपोस्ट्स, जिन्हें फैक्ट्रीज के रूप में जाना जाता था, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस के हब्स के रूप में काम करते थे। वीओसी की रूथलेस एफिशिएंसी और जरूरत पड़ने पर फोर्स का इस्तेमाल करने की उसकी विलिंगनेस ने उसे रीजन में ट्रेड पर डोमिनेट करने में सक्षम बनाया। सेक्शन 5, मसाला युद्ध, पुर्तगाली प्रभुत्व को चुनौती। ईस्ट इंडीज में डच लोगों के आने से अनिवार्य रूप से उनका कॉन्फ्लिक्ट पुर्तगालियों से हुआ, जिन्होंने एक सदी पहले इस रीजन में एक डोमिनेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर ली थी। एक भयंकर राइवलरी शुरू हुई, जिसमें दोनों पक्ष लुक्रेटिव स्पाइस ट्रेड पर कंट्रोल के लिए होड़ कर रहे थे। नेवल बैटल्स, रेड्स और सीजेस आम हो गए, क्योंकि डच लोग पुर्तगालियों को हटाना और अपना डोमिनेंस सिक्योर करना चाहते थे। डच लोग अपने सुपीरियर शिप्स, टैक्टिक्स और ऑर्गेनाइजेशन के साथ धीरे धीरे अपर हैंड हासिल कर लिया। उन्होंने 1641 में मलाका और मिड 17th सेंचुरी में सेलोन या श्रीलंका जैसे की पुर्तगाली स्ट्रॉन्गहोल्ड्स पर कब्जा कर लिया, जिससे ईस्ट इंडीज में पुर्तगाली डोमिनेंस प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। सेक्शन 6, डीची स्वर्ण युग, अपने चरम पर एक समुद्री साम्राज्य। 17th सेंचुरी ने डच पावर और प्रॉस्पेरिटी के जेनिथ को देखा। इस पीरियड को, जिसे डच गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है,
नीदरलैंड्स को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म होते देखा गया। एम्स्टरडैम कॉमर्स, फाइनेंस और कल्चर का एक बस्टलिंग सेंटर बन गया, जिसका हार्बर दुनिया के हर कोने से शिप्स से भरा हुआ था। डच इन्फ्लुएंस स्पाइस आइलैंड से बहुत आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और कैरिबियन में कॉलोनीज एस्टैब्लिश की, जिससे ट्रेड और सेटलमेंट्स का एक वास्ट नेटवर्क तैयार हुआ। इस पीरियड ने डच मैरिटाइम पावर के हाई वाटर मार्क को चिह्नित किया, जिसका फ्लैग दुनिया भर में फहराया गया। सेक्शन 7, शिफ्टिंग सैंड्स डीची आधिपत्य का पतन। हालांकि डच गोल्डन एज हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। 18th सेंचुरी तक डच लोगों को अपनी सुप्रेमेसी के लिए बढ़ती चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। राइवल कॉलोनियल पावर्स, विशेष रूप से इंग्लैंड और फ्रांस से कंपटीशन ने उनके ट्रेड मोनोपोलीज को कम कर दिया। अपने विशाल एम्पायर को मेंटेन करने की कॉस्ट्स कपल्ड विद कॉस्टली वॉर्स की एक सीरीज ने उनके रिसोर्सेज पर दबाव डाला। इंटरनली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर वीओसी के फोकस के कारण करप्शन और मिसमैनेजमेंट हुआ। कंपनी का डिक्लाइन डच एम्पायर के डिक्लाइन को दर्शाता है, जो ओवर एक्सटेंशन और अनचेक्ड एम्बिशन के पेरिल्स की एक कॉशनरी टेल है। लेट 18th सेंचुरी तक ब्रिटिश ने डोमिनेंट मैरिटाइम पावर के रूप में डच लोगों को पीछे छोड़ दिया था। सेक्शन 8, एक समुद्री दिग्गज की विरासत। अपने इवेंचुअल डिक्लाइन के बावजूद डच लोगों ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक्सप्लोरेशन की उनकी स्पिरिट, शिप बिल्डिंग और ट्रेड में उनके इनोवेशंस और एक कॉलोनियल पावर के रूप में उनकी लेगेसी आज भी हमारी दुनिया को शेप दे रही है। एम्स्टरडैम की नहरों से लेकर इंडोनेशिया के स्पाइस मार्केट्स तक डच फुटप्रिंट दिखाई देता है। नीदरलैंड्स हालांकि अब एक ग्लोबल एम्पायर नहीं है, लेकिन एक ऐसा देश बना हुआ है जो समुद्र से डीपली कनेक्टेड है। मैरिटाइम एक्सीलेंस की उसकी लेगेसी, उसके शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, वाटर मैनेजमेंट में उसकी एक्सपर्टीज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की उसकी स्पिरिट में जारी है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, अन्वेषण की स्थायी भावना। डच मैरिटाइम एम्पायर की कहानी ह्यूमन एम्बिशन, इंजेन्युइटी और अननोन के एंड्यूरिंग अल्यूर की पावर का प्रमाण है। अपनी हम्बल बिगिनिंग्स से डच लोगों ने अनचार्टेड वाटर्स में जाने की हिम्मत की, जिससे दुनिया पर एक अमिट छाप छूटी। उनकी कहानी एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि छोटे से छोटा देश भी करेज, इनोवेशन और अपने शोर से परे दुनिया की चैलेंजेस को अपनाने की विलिंगनेस के माध्यम से ग्रेटनेस प्राप्त कर सकता है।